अच्छा, मैं गौर सर से पूछ रहा हूँ कि सांभा कब उतरा था कि नहीं पहाड़ के नीचे? टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर पूछा जाता था कि भैया कितना टेम्परेचर है। जब भी देखो गोली खा के तो नीचे ही आ रहा था। स्टैंड बाय, 3 भाई 2 1 क्यों? आप कौन? मैं खामा खा, मतलब मैं खामा खाई हूँ बस। आप दर्शकों में से कितने लोगों ने फिल्म शोले देखा है? इस फिल्म को बने हुए 50 साल हो चुके हैं। 1975 में ये फिल्म आई थी रमेश सिप्पी की। तब कहा जा रहा था कि ये आलम आरा है। आलम आरा, अगर आप फिल्मों से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि आलम आरा पहली ऐसी फिल्म थी जो बोलती फिल्में थी, उनमें से पहली फिल्म थी वो। और कहा जाता है कि पाकीज़ा और मुग़ल आज़म टाइप उस ज़माने की फिल्म थी शोले, कहा जा रहा था। पर वाकई ऐसा है क्या कि फिल्म शोले को हम मुकाबला कर दें मुग़ल आज़म से? ये हम लोग बातचीत करेंगे खामखा में, और हमारे साथ 2 मेहमान ऑलरेडी हैं इस विषय पे बात करने के लिए। मंजीत ठाकुर साहब, ये हमारे खंबे की तरह हैं, बिल्कुल गड़े रहते हैं, लेकिन इनको ख़ास तौर से आज इसलिए भी लाया है कि पुणे जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वहाँ से इन्होंने कोर्स वोर्स भी किया हुआ है, फिल्मों का खासा ज्ञान है, साहित्यकार तो हैं ही, पत्रकार तो हैं ही। और हमारे जो दूसरे अजीज़ मेहमान हैं गौस सिवानी साहब, ये कला संस्कृति के अनुभव हैं, सूफिज़्म पे इनका बड़ा पकड़ है, फिल्मों पे भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, शोले फिल्म कैसी थी, कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, पहले वो देख लीजिए आप लोग। शोले फिल्म का मुझे एक सीन बहुत ही अच्छा लगता है, जब जय वीरू ट्रेन से आते हैं और वो हेमा मालिनी की टांगा होता है, उसमें वो रामगढ़ की तरफ जा रहे होते हैं, और जो उनके बीच में तीनों तो नहीं, दोनों के बीच में डायलॉग हो रहे होते हैं। पहली बार मिले होते हैं जय वीरू और बसंती नाम होता है हेमा मालिनी का। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी धन्नों पे सवार होते हैं, जा रहे होते हैं तांगे पर। तो पूरा टाइम हेमा मालिनी जी, बसंती जी अपना नाम बताती रहती हैं। तो क्या होता है, दोनों सुनते रहते हैं, अमिताभ बच्चन भी, धर्मेंद्र भी। उसके बाद बहुत टाइम बाद हेमा मालिनी कहती है, अरे यार आप लोगों ने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं, हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? अमिताभ बच्चन बसंती की माँ के पास जाते हैं और अपने दोस्त यानी कि धर्मेंद्र जी के बारे में जब बसंती की शादी को लेकर बात होती है तो कहते हैं कि जुआ, बस जुआ ही तो है। तो उनकी माँ कहती है वो जुआ खेलता है। अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। जब शोले फिल्म का नाम आता है तो जबान पे एक ही डायलॉग आता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। गब्बर सिंह उनसे पूछता है कि कितने आदमी थे? और वो कहते हैं कि 2 थे सरकार। 2 आदमी। फिर गब्बर सिंह उनसे कहते हैं कि वो 2 थे और तुम 3। फिर भी लौट आए खाली हाथ, सुअर के बच्चों। शोले फिल्म के ऐसे तो बहुत से डायलॉग्स फेमस हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। तो शोले को लेकर मैंने जितनी गंभीरता से बात रखी, आप समझ मत लीजिएगा कि वाकई ये मुग़ल आज़म टाइप की फिल्म थी। जब मैंने देखा था तब मैं छोटा था, लड़कपन में वो फिल्में देखी थी मैंने, तो लगा था कि इससे बढ़िया तो कोई फिल्म हो ही नहीं सकती। अब जब देखता हूँ तो पता चलता है कि साहब इसमें तो काफ़ी झोल है, और वो झोल ऐसी है कि आप देखेंगे तो खुद भी हंस जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है कि गब्बर, ये जो फिल्म में जो गांव दिखाया गया है रामगढ़ जो है, वैसे नाम जैसा लगता है कि जैसे वो उत्तर भारत के कोई गांव का नाम होगा, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो जब वो ही देखा होगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वीरू और वो जो उनका जो दोस्त था जय, तो वो जब जा रहे हैं बाइक पे, तो साथ में ना कन्नड़ में लिखा हुआ है, आपको वो दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे झोल हैं। अब उन्हीं झोलों पे हम बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, पहली नज़र में जब आपने देखा था शोले, अब जब देखते हैं, अभी तो कह रहे थे कि बड़ी वो फेवरेट फिल्म है, वाकई अभी भी है वैसे ही कि नहीं, फेवरेट फिल्म तो है, ऑल टाइम फेवरेट। और मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल ही दूंगा कि बाकी चीज़ें जो कमर्शियल हैं, बिजनेस है, मेकिंग है, उसका क्राफ्ट है, उस पर हम लोग बहुत सारे लोगों ने और मुझसे बहुत सारा ज्ञानी लोगों ने इस पर बात की है। खुद जावेद अख्तर साहब अपनी
अपने किसी भी इंटरव्यू में शोले का जिक्र किए बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उनसे आज ज़्यादा तो लोग कोई क्या ही बोलेगा लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपना पर्सनल जो है मैं तो रहा हूँ कि उनको तो बोलना मजबूरी है, कहानी उन्होंने लिखी थी हाँ, कहानी उन्होंने लिखी थी, भारतीयकरण किया था कुछ कहानियों का, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ FTII पुणे से। जब FTII पुणे में गया 2007 के मई महीने में, बढ़िया बारिश हो रही थी, तो वहाँ जो डायरेक्शन का जो विभाग है उसके HOD थे सुरेश छावड़िया साहब। तो क्लास में ऐसे इन्होंने पूछा कि भाई तुम लोगों की फेवरेट फिल्में क्यों हैं, कौन सी हैं? क्योंकि कोई एक फेवरेट, जानते हैं सिनेमा के लोग कि कोई एक फिल्म फेवरेट नहीं हो सकती, बहुत सारी फिल्में लोगों को अलग अलग कारणों से पसंद आती हैं। तो उन्होंने सबसे पूछा, और मैं चूंकि जर्नलिज्म में आ चुका था और जाहिर है हम लोग बिहार झारखंड जैसे के छोटे शहरों से गए थे, हमारी पृष्ठभूमि थी, तो मैंने कहा छूटते हैं कि शोले, और भी बताई कुछ फिल्में जो क्लासिक थी, क्राफ्ट के हिसाब से अच्छी थी, लेकिन मैंने शोले का नाम लिया। तो जो फिल्मों के निर्माण से जुड़े लोग होते हैं ना, उनको खास करके FTII वगैरह में उनको उस समय शोले मुख्य धारा की, शोले ही नहीं मुख्य धारा की और भी जो जिसको हम लोग कमर्शियल फिल्में कहते हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उनमें क्राफ्ट नहीं होता है। मोटे छोटे तौर पे कहानियाँ कह दी जाती हैं, मारपीट होता है, गाना होता है, तो ये इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता नहीं। तो शोले नहीं पसंद थी सुरेश छावड़िया साहब को। तो लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें शोले क्यों पसंद है? तो मैंने उल्टा उनसे सवाल किया, क्योंकि पत्रकार की तो पहली आदत होती है सवाल पूछने की और सवाल पूछ के ही उनका जवाब निकलवाने की। तो मैंने पूछा, सर आप धन्नो को जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, वो हेमा मालिनी जो बसंती है उसकी घोड़ी का नाम होता है। तो मैंने कहा जो घोड़ी का जिक्र सिर्फ 2 बार आता है, एक बार जब धर्मेंद्र, अमिताभ, जय और वीरू पहली बार आते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है कान में रुई ठूस लेते हैं कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये वाला जो सीन है सीक्वेंस, अगर दर्शकों को याद हो, जाहिर है याद ही होगा, उसमें वो कहती है चल धन्नो, एक बार जिक्र होता है। दूसरी बार जब वो फंस जाती है गुंडों के बीच में और भागती है, जिसमें उसके तांगे का पहिया भी शायद निकल जाता है बाद में, उसमें कहती है कि चल धन्नो तुम्हारी बसंती की इज्जत का सवाल है। अब 2 बार जिक्र जिसका हुआ है, उस घोड़ी बेचारी ने कहीं और कोई डायलॉग भी नहीं बोला है, लेकिन उसका नाम आपको याद है। अब सुरमा भोपाली, इमाम साहब, सांभा, कालिया, बाकी को छोड़ दीजिए जिनके 1 या आधे डायलॉग हैं, लेकिन जिसका डायलॉग भी नहीं है, और जो जानवर, आपको कितनी फिल्मों में जानवरों के नाम याद है? अगर वो जानवर को केंद्र में रखकर फिल्म तेरी मेहरबानियाँ का मोती ना हो तो आपको याद नहीं होगा जानवरों का नाम कि उनके जानवर का, पेट का क्या नाम है। लेकिन शोले में आपको उस घोड़ी का नाम याद है, और यही इस फिल्म की कामयाबी है। और इसलिए भी कि आप अगर देखते हैं कि भाई फिल्में ऐसी होनी चाहिए जिसका हर पात्र, आपको हर सीन, जिसमें हमारे हाशमी साहब ने कहा कि कन्नड़ में लिखा हुआ बोर्ड, इतने गौर से आपने कौन सी फिल्म देखी थी? तो इसलिए शोले पसंदीदा है। इसने जो कहना चाहे, जो कहानी सुनानी चाहिए वो लोगों ने सुनी और बड़े कायदे से सुनी। देखिए ये तो दीवाने हैं तो पैरवी करेंगे ही, गौर साहब से उम्मीद है, अमिताभ बच्चन के भी, हाँ भाई गौर साहब से उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि रखें। धन्नो का नाम 2 बार नहीं आया था, 3 बार आया था। तीसरी बार भी आया था। तीसरी बार आया था वो तब आया था जब वो मंदिर में जब जाती है, धर्मेंद्र जो है पूजा कर रहा होता है, और उसके बाद वो अमिताभ बच्चन का वाला सीन है, तो उस वक्त पूछता है कि तुम्हारी धन्नो कहाँ है, ठीक है। फिर वो आती है, रूट के चली जाती, देखिए फिर वहाँ पे झोल है। फिर जब वो आती है कहती है कि धन्नो, बिना धन्नो के आई है, और फिर वो जाती है तो टांगा सामने खड़ा हुआ मिलता है आपको, फिर वो चली जाती है। तो ये तो झोलगी है, इसमें 2 राय नहीं कि शोले से एक फिल्मों का चरित्र बदला, तकनीक भी बदले। 70 mm जो चलन शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ। बावजूद इसके, चूँकि हम पत्रकार हैं, तीनों बुनियादी रूप से पत्रकार हैं भाई, हम तो उस वक्त फिर कहूँगा कि लड़कपन में हमने देखा था कि भाई गांव में टंकी है, बिजली नहीं है, जियाबाद जो है लालटेन जला रही है, उसको कैसे हम बिसरा दें? बिसरा देना चाहिए क्या? देखिए हाशमी साहब, जो आप ये बात कह रहे हैं कि टंकी है और बिजली नहीं है, तो उसको मैं एक दूसरे पहलू से लूँगा। मतलब हमने जब होश संभाला था तो गांव में हमारे उस वक्त बिजली नहीं थी, सिनेमा हॉल नहीं, टीवी नहीं, इस तरह के, रेडियो मुश्किल से हुआ करते थे। ये फिल्म जब आई थी तो हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे या होश संभाला होगा,
तो फिल्म आकर जा चुकी होगी। वैसे फिल्म तो बहुत लंबे टाइम तक चलती रही। तो उस ज़माने में हम लोगों ने मतलब गांव में अपने होश में जो सबसे पहले जो गाने कान में हमारे गए होंगे फिल्मी गाने, उसमें शोले के गाने थे। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, इस तरह के गाने। तो ये वो ज़माना था। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि गांव में हमारे खेतों में पानी चलाने के लिए बोरिंग का इस्तेमाल होता था, उसके लिए वो चलता था। वो जाहिर है कि वो तेल से चलता था, बिजली नहीं थी। आजकल तो गांव में बिजली है तो बिजली से पानी भी भरा जाता है। मुमकिन है कुछ ऐसा ही उन्होंने इंतज़ाम किया हो कि ऊपर पानी चढ़ाने के लिए वैसे ही बोरिंग का इस्तेमाल हो रहा हो। हम ये भी मान सकते हैं कि क्योंकि ठेकेदार को पूरा पैसा नहीं मिला होगा, सिर्फ टंकी बनाया, बाकी वो जो बिजली से जोड़। लेकिन ठीक है, मतलब हो सकता है ये गलती उसमें हुई हो। चलिए मान ले, पानी का तो अपनी जगह पे है, बिजली है नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे गड़बड़ियाँ थी। जैसे एक सीन में वो ठाकुर का हाथ नजर आ जाता है, जो आखिरी बल्कि है वो सीन है कि उसमें पूरे फिल्म में ठाकुर तो बिना हाथ करके है, और जब वो मार रहा है गब्बर को नीचे अपने जूतों से कुचल रहा है, उस वक्त एक जगह उसका एक हाथ थोड़ा सा नजर आ जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें रही होंगी। लेकिन हमें लगता है कि फिल्म की कामयाबी की एक बात ये भी है कि हम इतने दिनों के 50 साल के बाद उस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। 50 साल में पता नहीं कितनी हज़ार कितनी लाख फिल्में आई होंगी, और उन फिल्मों को लोगों ने भुला दिया होगा, किसी ने याद नहीं रखा। तो कुछ खामियां इस फिल्म में रही हों, लेकिन उसके अलावा कुछ खूबियां भी रही होंगी जिसकी वजह से आज हम इतने दिन के बाद फिल्म को याद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो फिल्मों का चलन रहा है, तो आमतौर पे फिल्में बनती भी इसी इरादे से थी कि लोगों का मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट किया जाए उनका, इस मकसद से फिल्में बनती थी और पैसा कमाने के लिए बनती थी। उसके बाद से ये शोले के कुछ ही दिनों के बाद से या उसी दौर में लगभग आर्ट फिल्मों का चलन शुरू हुआ। तो आर्ट फिल्मों में इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता था कि कहीं कुछ भी हो तो उसकी लॉजिक होनी चाहिए। और हमारी जो आम फिल्में हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं और पैसा कमाने के लिए बनती हैं, उसमें मंतिक का और लॉजिक का कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है। सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है कि लोगों को अच्छी लगे फिल्म और पैसा कमाए। तो इस तरह से जो भी फिल्में बनती हैं, अब देखिए हमारे फिल्मों में आमतौर पे ये बहुत आम बात है कि जो हीरो होता है पूरी फ़ौज से लड़ जाता है। एक तरफ अकेला हीरो होता है, दूसरी तरफ पूरी फ़ौज होती है और वो लड़ जाता है, वो हैंड पाइप उखाड़ देता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं। तो जाहिर है कि उसमें लॉजिक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मनमोहन देसाई की फिल्में जो आया करती थी उसमें आम तौर पे ये होता था, और उसमें ज़्यादातर फिल्में सलीम जावेद की लिखी होती थी। उसमें जो एंटरटेनमेंट के लिए वो बनाते थे, अच्छे गाने होते थे, डांस होता था, मार धाड़ होता था, ये तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन लॉजिक नहीं होती थी। उसमें भी दिखाया जाता कि तार से, एक पतला सा तार है, उसमें अंगूठी लगा दिया और अंगूठी लगा करके पार हो गए इधर से उधर तक, पूरा एक लंबी दूरी तय कर ली। तो इस तरह से लॉजिक नहीं देखा जाता था इन फिल्मों में। अब मुझे लगता है कि आज तक ये सिलसिला चल रहा है। कुछ फिल्में ऐसी ज़रूर होती हैं आर्ट टाइप की जिसमें लॉजिक होती है, जिसमें सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है। इस तरह की फिल्मों का चलन जो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी वगैरह से, और शबाना आज़मी, सुमिता पाटिल, इनकी फिल्में जो चलती थीं, तो जाहिर है वो उस तरह की फिल्में होती जिसमें ज़िंदगी की सच्चाई को दिखाया जाता था। और इन फिल्मों में सच्चाई के बजाय मकसद होता है पैसा कमाना और लोगों को कमर्शियल फिल्म तो थी, इसमें तो दो राय नहीं। अब मैं पहले भी कहा कि तकनीक का जो इस्तेमाल हुआ, मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, तो उस वक्त मतलब टिकट मिलना बड़ा मुश्किल था। और पहले तो चलन था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस तरीके का। और मैं बिहार के गया शहर का रहने वाला हूँ, तो बहुत पुराना सिनेमा हॉल था, किरण सिनेमा। तो वहाँ ये चलन था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो था, अगर वो फुल हो जाए तो 2 सीटों के बीच में जो चलने की जगह होती थी ना, उसमें बल्ली फंसा के रख देता था। तो मैं वैसे ही जो है टिकट लेके गया था, और सबसे बल्ली में भी सबसे आगे मिला था मुझे। और 70 mm का पर्दा था,
अगर आपको याद होगा जो फिल्म शुरू होती है तो ट्रेन जो जो आती है सीधे, जो कैमरा पहली बार ऐसे इस्तेमाल हुआ था कि एकदम सामने से बिल्कुल, तो जो ट्रेन ऐसे आई तो मैं तो गिर गया, वैसे लगा कि मेरे ही ऊपर आ जाएगी। और फिर हम उसी सीन से आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अपनी बातचीत की तरफ, कि उसके बाद फिर ठाकुर साहब का जिक्र कर रहे थे, उंगली नजर आ गई। तो सीन के बाद वो उतरते हैं, उसके बाद फिर वो जाते हैं, वो जाने के बाद जब देखते हैं कि वहाँ तो लाश पड़ी हुई है वहाँ पे वो सबके, उसके बाद लाश जो है जैसे ही वो पहुँचते हैं तो अजीब सी एक खौफनाक आवाज़ है, हवा की चलने की, और उसके बाद लाशों से वो सब कफन जो है उड़ जाता है, बच्चा का रह जाता है। आप लोग सब बहुत पके पका हैं, शोले में बहुत बार देखा होगा मुझे, इसलिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप लोगों के नज़र के सामने ये घूम रही होगी फिल्म। वो बच्चे के सर से वो अटका हुआ था वो कफन, तो जाके ठाकुर साहब उसको ऐसे उठाते हैं, फिर जो उनको डायलॉग बोलना था वो बोलता है, उसके बाद कहते हैं कि गब्बर आ रहा हूँ, उसके घोड़े पे वो सवार होते हैं। तो जब वो घोड़े पे घूमते हैं ना तो जो लाशें पड़ी हुई होती है सब ढकी होती हैं। हाँ, कम से कम बच्चे का जो डेड बॉडी होती है उस पे तो होता है। हाँ, वहाँ से जब वो घोड़े से आते हैं, एक और जब वो घोड़े से आते हैं तो वो ब्लैक कलर का घोड़ा था, उसमें सफ़ेद पैच था, लेकिन जब गुस्से में जा रहे होते हैं ना, वो जो बीच में बाद में देखा था वो जा रहे होते हैं वो भूरे हो जाते घोड़ा। ये कैसे हो जाता है भाई? इतना बड़ा डायरेक्टर, इतनी फिल्में, पैसे लगे तो उसमें कहा जाता है कि 1 करोड़ से शुरू हुआ था और 5-7 करोड़ 3 करोड़ में बनी थी, तो शायद कोई कह रहा था कि 4 करोड़। हाँ, ठीक है, 3-4 तो हाँ, तो उस जमाने की इतनी महंगी फिल्म 50 साल पहले 4-5 करोड़ पे लगा देना बहुत। तो डायरेक्टर और सलीम जावेद ये इन सब चीज़ों को नहीं, ये असल में क्या होता है कि फिल्मों में कंटिन्यूटी जो है, अगर शूट में 1-2 दिन का या 3 दिन का या 5 दिन का, हफ्ते भर का अगर चेंज हो गया, क्योंकि एक दिन में तो शूट होता नहीं है, तो कंटिन्यूटी में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया, जैसे आपने कहा ना कि वो डेड बॉडी पर से कफन हट गया था शॉट में, और जब वो घोड़े पे चढ़े तो बच्चे का चेहरा ढका हुआ दिखाया जाता, तो किसने आके ढका। इसी तरह आप देखेंगे कि जब हेमा मालिनी जा रही होती है पुल से, तो पुल को तोड़ देती है ताकि कोई आ ना सके, और वीरू और डाकू जो दूसरे तरफ से जाते हैं, लेकिन जब वो लौटते हैं, जय जब वीरू और बसंती को बचा के लाता तो उसी पुल से वापस आता, पुल किसने बनाया। तो ऐसी कुछ माइन्यूट डिटेलिंग है जिसपे हिंदुस्तानी सिनेमा के बाकी फिल्मों को कसेंगे तो वो तो फेल हो जाएंगी। फिर भी शोले में ऐसे आपको खोजने पड़ेंगे कि 3-4-5 सीन आपको ऐसे मिलेंगे जो जिसमें आप ये कर सके कि भाई ये कंटिन्यूटी ब्रेक है, ये परेशानी है, पीछे कर्नल लिखा हुआ है, ऐसे 5-6-7 सीन आपको मिलेंगे। वरना बड़े एक सलीके से बनाई हुई कमर्शियल फिल्म। देखिए हिंदुस्तानी जनता जो है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने जो कहा कि भाई मुख्य धारा का सिनेमा जो है, कमर्शियल सिनेमा जो है वो मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। हिंदुस्तानी जनता के बीच में जब ये फिल्म बनी 1974 में रिलीज हुई थी मेरे ख्याल से 15 अगस्त को, तो 3 साल को बनने में लगे होंगे 72 से लेकर। उस दौर में जब हम आज़ाद हुए थे 47 से, तब से हमारे मन में एक आदर्शवाद था कि भाई हम आज़ाद हुए हैं, हमको एक नया हिंदुस्तान बनाना है, लेकिन विकास डेवलपमेंट उस गति से नहीं हुआ। तो एक जो आप देखेंगे इससे ठीक पहले राजेश खन्ना वो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, और रोमांस, लेकिन वो 4 साल ही चला। वो रोमांस का जो उनका सुनहरा दौर था राजेश खन्ना को, उसका अमिताभ बच्चन ने अपने जूते से मार मार के तोड़ दिया उस सपने को। अमिताभ बच्चन के हाथ में बंदूक थी, गुस्सैल नौजवान था, वो कहता है कि आज एक आदमी आज वो भी हफ्ता नहीं देगा, रहीम चाचा को बोलता है ना द्विवार फिल्म में। जंजीर में वो लात मार देता है एक अपराधी के सामने कुर्सी में, बोलता है तेरे बाप का घर नहीं है कि तू बैठने आया है ना, प्राण साहब को शेर खान के रोल में थे। तो अमिताभ का जो गुस्सा था वो लोगों को लगा कि हमारे अंदर जो गुस्सा है उसको पर्दे पे साकार कर रहा है। तो पब्लिक कतई उस मूड में नहीं थी कि जिस परेशानी से रोजी रोटी के लिए, गेहूं के लिए, केरासिन तेल के लिए हम कतार में खड़े हो रहे हैं पीडीएस के, वही जाके हम सिनेमा में देखें। यथार्थवादी फिल्में जो गौतम घोष या मृणाल सेन या श्याम बेनेगल बना रहे हैं, जो बाद में बनाते हैं एक्चुअल में, वो क्यों देखेगा? मैं जिस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ओमपुरी भी सेम परेशानी से जूझ रहा है, तो मैं अपनी परेशानी क्यों पर्दे पे देखूं? तो वो पर्दे पे अपना गुस्सा देखना चाह रहा था, और उसी गुस्से को पेश किया है अमिताभ बच्चन ने। उसकी आंखों में देखिए गुस्सा, लंबा आदमी गुस्से में दांत पीसता है, पर्दे पे पूरा क्लोज शॉट आता है। वो गुस्सा अमिताभ ने मृत्युदाता तक निभाया है, बल्कि थोड़े बाद में थोड़ा परिवर्तन हो गया रूप का, लेकिन और कई दूसरे हीरोज ने भी उसको कॉपी करने की कोशिश की। तो शोले जो है
वो कभी नहीं उन्होंने दावा किया कि मैं क्राफ्ट में बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मैं सिटीजन केन बना रहा हूँ या ऐसी कोई विश्व स्तरीय फिल्म बना रहा हूँ। उन्होंने काम कमाई के लिए बना रहे हैं, और शुरू में 2 हफ्ते जब कमाई नहीं हुई तो लोग निराश भी हुए थे, लेकिन फिर आप देखते हैं उसमें ऐसे ऐसे किरदार हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्राफ्ट के हिसाब से बता दूं दर्शकों को भी, आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे। शोले का गब्बर देखिए, कल्ट है, ऐसा खलनायक है जिसकी आंखों में जो मतलब वहशियाना, जिसको आप कहते हैं उर्दू में वहशी चमक है, वो उसके दांत खैनी खा के पीले पड़ गए हैं, वो खैनी खाता है, तो लोगों का कनेक्ट हुआ। और लोगों को मुझे लगता है कि जय और वीरू से ज़्यादा पसंद आया गब्बर, क्योंकि वो कहता है ना कितने आदमी थे। और उसके साथ आप संगीत देखिए, म्यूजिक देखिए। जब आपने एक सीन का जिक्र किया हाशमी साहब की, जब वो ठाकुर साहब आते हैं और उनका घर पूरा रक्त रंजित रहता है तो झूला झूल रहा होता है, उसका जो एक डरावना आपके मैं उस सीन को याद कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो म्यूजिक जो है आर डी बर्मन साहब का, वो अंदर में एक भय और एक कि अब क्या होगा, ये वाला भाव। और जहां तक आप कह रहे हैं ना कि सिनेमा में पार्क में हीरो जाते हैं तो गाना, लोग डांसर आ जाते हैं, मारपीट अकेला, हीरो मार अकेला खाता है। सर सिनेमा में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में एक कहावत बहुत चलती है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जो आपको पता है कि ये झूठ है लेकिन आप जानबूझकर उसको मानते हैं कि ये सच है क्योंकि आप ऐसा देखना चाहते हैं। तो शोले के साथ भी यही हुआ। और उसमें मैं कहता हूं कि जो आपके मुख्य किरदार, जिसकी बात मैं कर रहा था, जो जोड़े में पेयर में लीजिए, बसंती बहुत ज्यादा बोलती है, जया भादुड़ी का नाम शायद राधा था, कुछ नहीं बोलती है, कम बोलती है, बहुत चुलबुली थी, लेकिन वो शांत हो जाती है अपने पति की मौत के बाद। आप देखिए जय बहुत ही शांत और खामोश हीरो है, कम बोलता है। वीरू बहुत ज्यादा वाचाल है। गब्बर सिंह क्रूरता और बिल्कुल बिखरे हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, बिल्कुल अराजक। ठाकुर साहब बिल्कुल सलीके, एक बाल भी इधर से उधर नहीं होता है, पूरा सलीके से अच्छे कपड़े, सफेद कपड़े पहने हुए। सफेद कपड़ा तो सादगी और इसका परिचायक होता है। सो आप कैरेक्टर्स को जब पेयर में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या शाहकार बनाया, क्या चीज बनाई है सलीम जावेद ने। वो अगर किसी ने पूछा ना कि कितने आदमी थे, गब्बर पूछता है, मेरा जवाब यही होता है कि सिर्फ 2, सलीम और जावेद। यही दोनों लोगों ने, इन दोनों लोगों ने ये फिल्म खड़ी की। और ये क्या बारीक राइटिंग की। लोग कहते हैं कि इधर से ली और उधर से ली, 7 मैग्निफिसेंट से ली, कुरोसावा का असर है। भाई किस पे असर नहीं है। और गानों पे बड़ा सवाल होता है हाशमी साहब की, गाने क्यों हैं फिल्मों में। अरे भाई क्यों नहीं होंगे गाने। हिंदुस्तानी कल्चर में बच्चा पैदा होता है तो गाने गाते हैं सोहर, बच्चा बड़ा होता है मुंडन में गाने होते हैं, जनेऊ में गाने, अगर मतलब हिंदू परिवार है तो, और फसल काटते हैं तो गाने गाते हैं, फसल बो रहे होते हैं गाने, बारहमासी गाते हैं, धान रोपते समय गाते हैं कि नहीं गाते हैं, सावन में कजी गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें, बहुत सारे गाने होते हैं, गज़लें गाते हैं। अगर मुसलमानों में अगर शोक मनाना हो तो मरसिया गाते हैं, है ना। तो या नात भी एक तरह से गीत ही है। तो जब हम ये गाने हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो कल्चर ही तो फिल्म है, तो फिल्म में क्यों नहीं गाने होंगे। तो मैं कहता हूँ कि गाने अगर हिंदी फिल्मों से निकाल ली जाए तो बहुत ही डेड टाइप की फिल्में बनेगी हमारे। देखिए 2-3 बातें यहाँ पे है कि इसमें नो डाउट कि शाम को हम लालटेन जलाते हैं, जयावादी बुझा देती है, वो कम कर देती है, मतलब तेल महंगा होगा, उसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन वो भी है कि अब इमाम साहब जब मस्जिद से निकले तो हेमा मालिनी मिलती, कोई और नहीं मिलता उनको। बस 2 बार उतरे और दोनों बार हेमा मालिनी मिली। इमाम साहब का भी तो कुछ इंक्लाइनेशन रहा ही होगा। नहीं, और भी तो होंगे गाँव में, तो सिर्फ जब भी मिले तो। लेकिन डायरेक्शन की जहाँ बात कर रहे थे अभी, एक डायरेक्ट जैसे कह रहे थे कि वो जब झूला हो रहा था, वो जो म्यूजिक था, वो मुझे मेरे कान में भी बजने लगा वो म्यूजिक। इमाम साहब का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो जब जा रहा है नौकरी के लिए, वो चिट्ठी आई है मामू के यहाँ से और वो उसको नौकरी लगी है, वो जा रहा है और डाकुओं ने घेर लिया, तो उसकी हत्या जो दिखाया है फिल्मों में कि गब्बर के हाथ लेटा हुआ चीटा जो है सो और उसको ऐसे मारता है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि गब्बर सिंह के लिए ना आदमी की जिंदगी और चीटे की जिंदगी में ज्यादा, हाँ मतलब बड़ा क्रूर, बड़ा मतलब निर्दयी वो जो था। और उसी के साथ ही फिल्मों में विलेन तो हुआ करते थे, केन सिंह टाइप के, या फिर आपके हामिद साहब, मतलब बड़े अजीत साहब। अजीत साहब को वो गुस्सा के हीरो आ गए, मैं तेजाब में फिर से वापस आ गया, और बड़ी शालीनता से वो कहते हैं, वो जेल से बाहर आता है हीरो,
और बोलता है तेजा मैं फिर से वापस आ गया हूँ, और उतने ही प्यार से बोलते कहो तो फिर से भिजवा दूँ। बड़े प्यारा विलन थे। उसमें जो है अमजद खान को जब लाया गया गब्बर के शक्ल में, पहले लोगों को जैसा फिल्म आता है मैगजीन मैंने पढ़ी कि जो धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन में से ही चाहते थे कि ये रोल मुझे मिले, संजीव कुमार चाहते थे बेसिकली। हाँ, वो ऐसा ही कुछ था कि उसमें जो है बहुत मजबूत किरदार था, और मजबूत किरदार इतना ज़बरदस्त था कि उसके बाद विलेन का जो स्वरूप बदला फिल्मों में, और स्थिति ये हो गई कि अब हीरो ही चाहता है कि मैं विलेन बनूं, और अभी कई फिल्में ऐसी आई जहाँ कई फिल्में छोड़ दीजिए, अमिताभ बच्चन की ये इच्छा थी कि मैं गब्बर बनूं, और अपनी इस इच्छा को उन्होंने बाद में राम गोपाल वर्मा की आग या शोले ऐसा कुछ, राम गोपाल वर्मा की आग नाम की फिल्म में अमिताभ खुद गब्बर के रोल में है। दर्शकों को नहीं अच्छा लगा, ये अलग बात है, लगा तो मुझे लगता है कि निर्देशक को भी बनने के बाद नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन अमिताभ को नहीं लोग गब्बर समझ, मतलब उस समय शायद मान लेते। डैनी को पहला ऑफर हुआ था, डैनी डेंगजुप्पा को, लेकिन वो अफगानिस्तान में धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने असमर्थता जता दी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और तब सिप्पी साहब जो है वो खोजने लगे विलन, और बहुत सारे लोगों पर आजमाया, बहुत लोगों को कहा। आखिर में संजीव कुमार ने कहा, जैसा जिक्र किया आशमी साहब ने, अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर जयंत जो थे अमजद खान के फादर, वो कई फिल्मों में विलन के रोल कर चुके थे। किसी एक फिल्म में मुझे लगता है पंडित भवानी का रोल उन्होंने किया था, और बड़ा खतरनाक तरीके से पेश किया था उन्होंने। इनकी अमजद साहब की एक फिल्म आ चुकी थी पहले, तो वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के किसी का रोल किया था उन्होंने। तो वो पहुंचे जब, तो सिप्पी साहब उस समय एक डायलॉग लिखवा रहे थे, कितने आदमी थे, तो सिप्पी साहब बुदबुदाए केवल एक, रमेश, वो उस दौर की बात है। लेकिन जब वो अमजद साहब उस घर में पहुंचे जहाँ पे रमेश सिप्पी और सलीम और जावेद बैठे थे, तो इन्होंने देखा और बुदबुदाए गब्बर मिल गया। तो इनकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी अमजद साहब की, तो कई लोगों ने कहा कि यार डबिंग करा लेते हैं, उनका नहीं, इसी कमज़ोर आवाज़ के साथ ये जादू करेगा। और शुरू में शायद कुछ दिक्कतें भी हुई शूटिंग में, उनको परेशानी भी आई किरदार में उभरने में, लेकिन जैसे जैसे वो उभरते गए, फिर कितने आदमी थे और तमाम जो डायलॉग आप सुनते हैं, जब उनकी आवाज़ में आई तो हमें लगने लगा कि इस रोल को तो अमरीश पुरी भी नहीं कर सकते थे, जिनकी आवाज़ में बड़ा बेस था। मैं पहले मैं वहीं बीच में बात रुक गई कि वो बड़ा किरदार हुआ, और अब स्थिति ये हो गई कि हीरो भी चाहते हैं कि हम विलन बने, और अभी हाल के कई फिल्में ऐसी आई बहुत ही हिंसक थी। तो पहले जो विलन थे जैसे मोगैम्बो और वो शाकाल, ये अपने डायलॉग से, अपने हरकतों से लोगों को खपा देते थे। अब हमें डराने के लिए लोगों को खून करना पड़ता है, तो मतलब कहाँ जा रही फिल्में। हाँ, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि, लेकिन एक और चीज़ है कि जो फिल्में देखने वाले लोग हैं उनकी सोच में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि पहले जो लोग थे देखने वाले वो ज़्यादा भोले भी हुआ करते थे, कई मरतबा चीज़ों को बहुत हकीकत समझ लेते थे। अच्छा, वो खामियां भी जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो आज हम इन खामियों में बात कर रहे हैं उसे यूट्यूब पे देख करके या टीवी पे देख करके। उस ज़माने में तो मतलब देख कर क्या है, और ये इन खामियों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता था, वो इस तरह से फिल्म छा जाती थी आपके दिमाग के ऊपर। तो जाहिर है कि चूँकि आज बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जो फिल्में बन रही हैं, टीवी शोज़ बन रहे हैं और सीरीज़ बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, तो इसमें एक मुकाबला भी हो गया है। तो उसमें अच्छा एक देखने का लोगों का अंदाज भी, पहले जो लोग थे फिल्में देखते थे तो किसी एक को एक किरदार में वो पसंद करते थे और वही किरदार के साथ वो एक्टर जुड़ जाता था। अब उसे हमेशा वही किरदार मिलने लगता था। कोई हीरो हो गया तो उसे हीरो का क्या किरदार मिलेगा, कोई विलन बन गया तो विलन का किरदार मिल रहा। आज दर्शकों की सोच भी बदल गई है, वो नहीं समझते हैं उन चीज़ों को हकीकत। अगर शाहरुख खान को एक फिल्म में हीरो के तौर पे देख रहे हैं, दूसरी फिल्म में विलन के तौर पे देखने के लिए वो तैयार रहते हैं और उन्हें कुछ उसमें अजीब नहीं लगता है। और शाहरुख खान ने तो शुरुआती किरदार अपने करियर में ही कई इस तरह के नेगेटिव रोल किया, वो डर में जैसे उन्होंने किया था। तो इस तरह से मुझे लगता है कि चूँकि दर्शकों की सोच बदल रही है, इसलिए ये अंदाज भी बदल रहा है। अच्छा, आखिर में एक और बात मैं इसके बारे में कहूँ, शोले जिस पे हम लोग बात कर रहे थे,
अभी कुछ दिन पहले उसमें एक ख़बर मैंने पढ़ी, वो ख़बर मैं बता रहा हूँ कि फिल्म में जो क्लाइमैक्स है उसमें गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन जो असल शूट किया गया था उसमें तो ये था कि ये मार देता है, ठाकुर उसे मार देता है, ये शूट किया गया था। लेकिन बाद में जब सेंसर बोर्ड ने कहा तो उसे बदलना पड़ा और उसे हवाले कर दिया गया पुलिस के। अभी खबर ये आई थी कि दोबारा से उसे रिलीज जो करने की तैयारी की जा रही है फिल्म को, तो उसमें क्लाइमैक्स वही होगा जो पहले शूट किया गया था, यानी उसे वो जैसे मार रहा है उसी तरह से वो मार देगा, पुलिस के हवाले नहीं करेगा। देखिए दर्शकों के लिए काम की बातें हो गई। तो हम लोगों ने तो, मैंने तो बहुत फिल्म देखी है, मैं कई बार देखी है। और पहले जैसे मैंने कहा कि स्कूल में पढ़ता था मैं, तो पहले इतने पैसे होते नहीं थे, अब 4-6 दोस्त होते थे, आधा वो देख के आए आधा हम देख के आए, फिर आपस में बात करते थे। लेकिन शोले को हमने कई बार देखा, पूरी तरह से। और देखा। मैं एक बार बताऊं, मैं पूछना आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि आप चूँकि पहले से शायद आई हैं शोले के, अमिताभ बच्चन के, तो कितनी बार आपने देखी? मैंने 50 के बाद तो गिनती छोड़ दी है, क्योंकि 50 में मतलब 20-22 बार तो मैंने सिनेमा हॉल में देखी है। तो सिनेमा हॉल का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि छोटे शहरों में ना ऑडियो उस तरह से मज़ेदार नहीं था, मतलब लगता था टेप रिकॉर्डर बज रहा है, क्योंकि पुराने छोटे हॉल, हमारे मधुपुर में एक मधुमिता हॉल था, उसमें बार बार लगती थी सिनेमा, साल में एक बार तो शोले लगा ही देता था। बट उसका पर्दा, बैठने वाली कुर्सी, हालांकि उसका अलग मज़ा था, लेकिन वो ऑडियो में जो इफेक्ट होता है ना, वो नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं जब पटना पहुंचा तो वहाँ एक बहुत बड़ा उस समय चाणक्य सिनेमा था। चाणक्य सिनेमा में जाके मैंने देखा उसको, तो कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे लगता है वो 12वीं या 13वीं बार रहा होगा जब मैंने वो डॉल्बी साउंड उसी ज़माने में था क्या? नहीं, सर सिनेमा के ट्रैक में तो डॉल्बी 4 तो मेकिंग के टाइम से ही था, 74 से। लेकिन आपके सिनेमा हॉल उसको, उस साउंड को आप तक डिलीवर कर पा रहा ना, इसकी भी बहुत समस्या होती है। तो सस्ते सुंदर टिकाऊ ₹1.90 का टिकट, ₹2 का टिकट लेने वाले लोगों को कहाँ से ऑडियो अच्छा सुनाई पड़ेगा। तो एनीवे, तो उसके साउंड के लिए मैंने कई बार देखा उसको बड़े शहरों में। फिर जब से वो सोशल मीडिया का आया, OTT का आया, तो जहाँ भी जब भी मुझे मौका मिलता है और मैं फुर्सत में होता हूँ तो मैं देखता हूँ शोले। ये तो देखने वाली बात है, मैं बताता हूँ सुनने वाली बात। हम लोग जब छोटे थे, हमारे शहर में जब भी कोई पूजा और सरस्वती पूजा, काली पूजा हो रहा है और वो सार्वजनिक है, वहाँ पे बड़ा सा लाउड स्पीकर लगता था। और उस जमाने में मुझे याद है, मैं छोटा था तो LP रिकॉर्ड चलते थे, गोल तवे टाइप में, और वो इस पे पिन डाल के बजाया जाता था। उसमें पता नहीं कितने रिकॉर्ड होते होंगे, बट वो जब कोई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो पंडाल बांधा ही जा रहा है, तो आप वहाँ जाके क्या करेंगे, तो आप अपने घर में, तो वहाँ पूजा हो रही है तो गाने, आमतौर पर तो गाने बजते हैं, भजन वगैरह। हमारे शहर में, मतलब बाकी जगहों भी होता होगा, वो शोले के डायलॉग्स, सिर्फ डायलॉग्स, आप घर में हैं और लोग ऐसे भी होते थे, घर में आपके नौकर काम कर रहा है या कोई और काम कर रहा है या पड़ोस के अंकल हैं, तो साथ में वो डायलॉग्स दोहराते थे, कितने आदमी थे। अब मतलब ये इम्पैक्ट था सुनकर। कौतूहल तो ऐसा था शोले को लेकर के, चूँकि हमारे मोहल्ले में सरस्वती पूजा होती थी तो बजाने वाला काम मुझे ही देते थे लोग कि रिकॉर्ड आप ही बजाओगे। तो ऐसा लोगों में जुनून था ना कि वो जब बज रहा होता था लाउड स्पीकर, तो लोग उसके सामने खड़े होकर उसको देख रहे होते थे कि शायद उसके अंदर से कोई दिखे। आपने कितनी बार देखी थी? देखिए, मैं जब 15-20 साल की उम्र में था तो उस वक्त मैंने बहुत फिल्में देखी, और इतनी फिल्में देखी कि फिर फिल्मों से मन भर गया। 1989 के बाद से मैंने सिनेमा हॉल में कोई फिल्म नहीं देखी। अरे वाह! तो कभी कदम नहीं रखा। तो अब अगर कभी कोई फिल्म जो बहुत ही किसी ज़माने की अच्छी फिल्म रही हो तो उसे टीवी पे कभी देख लिया, कभी आपके यूट्यूब पे देख लिया, और कभी कोई कॉमेडी फिल्म होती है तो मैं उम्मन देख लेता हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल रहे होते हैं, और मज़ीद हम नहीं चाहते हैं कि फिल्में देख करके कुछ और जहनी तौर पे टेंशन ले लें। इसलिए हम आम तौर पे अगर देखते हैं कभी तो कॉमेडी फिल्में देखते हैं, या फिल्म के कुछ सीन जो कॉमेडी होते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, आप दर्शकों को सलाह है कि गौस सिवानी की तरह आप भी जो है फिल्में सिनेमा हॉल में देखना ना छोड़ें। सिनेमा हॉल में जाइए, फिल्में देखिए। भाई, बहुत लोगों का रोज़गार है, बहुत लोग पैसे लगा के फिल्में बनाते हैं। शाहरुख खान जैसे हर आदमी नहीं है जो 500 करोड़ पे लगा करके जवान और शैतान बनाए। बड़े गरीब से लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्में ज़रूर देखिए।
और मंजीत साहब को भी कहते हैं कि OTT पे कम देखिए और सिनेमा हॉल में ज़्यादा देखिए। अरे सिनेमा हॉल में देखने का दिक्कत, एक प्रॉब्लम है कि टिकट से ज़्यादा महंगा वहाँ पे मकई का भूंजा खाना, मतलब ये लोग जो पॉपकॉर्न बोलती है आज की जेन जी, वो पॉपकॉर्न खाना महंगा पड़ जाता है। हाँ, बहरहाल जो है सिर्फ पॉपकॉर्न महंगा उसकी वजह से मत खाइए, कौन कह रहा है कि पॉपकॉर्न खाइए आप। लेकिन शोले के बारे में जहाँ तक बात है कि हम लोग बात तो कर रहे थे कि इसमें झोल बहुत है, लेकिन फिल्म जिसने रास्ता बदल दिया, जिसने तरीका बदल दिया, जिसने तकनीक बदल दी, इस लिहाज से ज़रूर देखिए, ख़ास तौर से आज के नौजवानों को जो सैयारा देख के रो रहे हैं सिनेमा हॉल में, यहाँ जाके देखिए कि कितनी मुश्किल से पूरी मुंबई गई थी वहाँ जाके फिल्म की शूटिंग के लिए। तो शोले वाकई मील का पत्थर है सिनेमा के लिहाज से, तो ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ खामखा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं। शुक्रिया।